हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। सो आज की इस वीडियो में हम आयुष कोर्सेज जो कि BAMS, BHMS, BUMS एंड BSMS में इन कोर्सेज की ऑल इंडिया कोटा सीट्स की काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जब काउंसलिंग करोगे तब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना पे करना है, काउंसलिंग में फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है और काउंसलिंग कितने राउंड्स में कंप्लीट होती है, इन सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो आपको आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 4 कोर्सेज जो कि है BAMS, BSMS, BUMS एंड BHMS और इनके फुल फॉर्म्स हमने यहाँ पर आपके साथ मेंशन करा है। और इन 4 कोर्सेज को कहते हैं आयुष कोर्सेज। आयुष का मतलब ही होता है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S स्टैंड्स फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो जब भी आयुष कोर्सेज की बात करा जाए मतलब हम इन 4 कोर्सेज की बात कर रहे हैं। अब इन 4 कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करा जाए तो टोटल जो ड्यूरेशन होगा इन 4 कोर्सेज का वो होता है 5.5 इयर्स का इनका टोटल ड्यूरेशन होगा, जिसमें 4.5 इयर्स होते हैं एकेडमिक इयर्स होते हैं एंड 1 ईयर जो होगा वो आपका कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना होता है इन 4 कोर्सेज में। अब हम देखते हैं इन 4 कोर्सेज में या फिर आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग किस तरीके से होती है। अब जो आयुष कोर्सेज है 4 कोर्सेज, इनमें आपको ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स अलॉट होगी इनके लिए जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। देन हम इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स है इन 4 कोर्सेज के लिए जो कि गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट करती है, तो यहाँ पर इनका काउंसलिंग AACCC करवाती है, यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। तो हम आगे वीडियो में AACCC इसी नाम से इस काउंसलिंग को बोलेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी फुल फॉर्म है तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो AACCC दैट मींस आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। देन AACCC में ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो कि नीट क्वालिफाइड है। देन हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि आयुष कोर्सेज में आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है जो कि है www.AACCC.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। देन उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो याद रखिएगा आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आपने जो आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा था वो सेम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन में भी यहाँ पर। देन ओनली आप यहाँ पर रजिस्टर कर पाओगे, वरना रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं अपने मोबाइल फोन में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। मोबाइल फोन या फिर टैब में आपको उसकी जगह पर आपको यूज करना है लैपटॉप्स और संदेश ऐप। तो ये ऐप इसलिए होता है जैसे कि कई बार मोबाइल नंबर पर आप जो यूज करते हो तो उस केस में आपका OTP वगैरह आने में प्रॉब्लम होती है। काफी सारे OTP वगैरह जो है सम इश्यूज की वजह से, जैसे नेटवर्क इश्यूज की वजह से नहीं आ पाते। तो अगर आप संदेश ऐप का यूज करते हो तो आपका बहुत ईजी हो जाता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देन हम देखेंगे कि आपके रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से है। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल रजिस्ट्रेशन। तो ये जो हमने ये जो पिक्चर है ये हमने स्निप लिया है आयुष वेबसाइट में, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, वहाँ इंफॉर्मेशन ब्राउजर से आपके ये स्निप ले रखा है हमने। तो याद रखिएगा ये सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करा जाए तो नीट यूजी 2023 आपको, जैसे कि 2023 का है, 2024 की वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई है। जब भी अपडेट होती है हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे। जैसे नीट यूजी 2023 आपको, यानी नीट 2024 आपको क्वालिफाइड होना होगा ये काउंसलिंग प्रोसेस के में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देन उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और जैसा हमने कहा कि जो आपका
ईमेल है एंड मोबाइल नंबर है, इसी पर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आपका शेयर करा जाएगा और आपको वही यूज करना है जो आपने नीट में एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा था। देन अगर आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस अगर चेंज होता है तो ये रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपके जैसे कि हमने कहा लैपटॉप्स, कंप्यूटर वगैरह का यूज करिए, मोबाइल फोन्स को अवॉइड करिए कोई भी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देन आपको केयरफुल रहना है वाइल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि AA CCC में अगर आप इस काउंसलिंग के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो उसको ध्यान से आप फिल करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स वगैरह अलॉट होगी। देन उसके बाद जैसे कि संदेश आप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपके OTP वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनका ध्यान रखना है वाइल रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अब ऑल इंडिया कोटा सीट्स काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो AA CCC जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया कोटा सीट्स पर जो एडमिशन्स होते हैं UG और PG में अंडर गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम यूनिवर्सिटीज के लिए आयुष कोर्सेज में, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में बात करा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस के ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो होती है UG और PG के लिए, इनके लिए जो काउंसलिंग होगी आयुष कोर्सेज के लिए वो अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी आप जिस स्टेट में हो, आपका होम स्टेट, आपको स्टेट वाइज हर एक स्टेट अपना अपना काउंसलिंग करवाती है। लेकिन याद रखिएगा गवर्नमेंट एडेड नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम यूनिवर्सिटीज के लिए जो काउंसलिंग करवाएगी वो AA CCC करवाएंगी आयुष कोर्सेज के लिए। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, AA CCC काउंसलिंग के टाइप्स एंड राउंड्स हम देख लें। तो याद रखिएगा इन तीनों सीटों पर जो काउंसलिंग करी जाती है AA CCC के द्वारा करी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट की 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट्स के लिए AA CCC काउंसलिंग करवाती है। उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की नेशनल इंस्टीट्यूट की 100% सीट्स के लिए AA CCC काउंसलिंग करवाती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% जो सीट्स होती है उनमें भी AA CCC काउंसलिंग करवाती है। अब इन तीनों की और डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। देन हम देखते हैं 15% ऑल इंडिया कोटे के गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे सीट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा फॉर दिस आप जो है नीट 2024 यहाँ पर क्वालिफाइड होना आपका बहुत जरूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है आयुष काउंसलिंग के लिए, जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर था 2023 के लिए, उसी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली गई है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर से। तो आपको जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो AA CCC जो कि आयुष कोर्सेज के लिए कंडक्ट करवाई जाती है काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया सीट्स के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए टोटल 4 राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि ऑनलाइन होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब AA CCC काउंसलिंग में जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे उसके राउंड्स के बाद जो भी सीट बच जाती है ये उनको फिर से रिटर्न नहीं करते हैं सीट्स को, जो बच गई वो बच गई, इस तरीके से होता है, रिटर्न नहीं करी जाती है इंस्टीट्यूट को सीट्स। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देन हम देखेंगे ऑल इंडिया कोटा ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट में जो सीट्स पर आपका उन सीटों के लिए जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी आप नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और AA CCC जो कि आयुष कोर्सेज के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाती है वो ऑनलाइन मोड में होती है एंड 4 राउंड्स होते हैं, और जो कि सारे याद रखिएगा, सारे जो राउंड्स है वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और यहाँ पर भी जो भी इंस्टीट्यूट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सीट बच जाती है, उसके बाद इनको रिटर्न नहीं दी जाएगी कोई भी सीट, ठीक है। नेक्स्ट, अब डीम यूनिवर्सिटीज की 100% ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स होती है उनकी काउंसलिंग AA CCC करवाती है। अब इनके रूल्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। टोटल 4 राउंड्स ये कंडक्ट करवाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। 4 में से
3 राउंड्स जो है ये ऑनलाइन होते हैं और AA करवाती है, जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड। अब काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को आपको मार्क करना है, याद रखना है। देखिए, स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होता है ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज करवाती है, जिसमें AA जो आपने रजिस्टर करा है इस काउंसलिंग के लिए, उन्हीं स्टूडेंट को ये ओनली कैंडिडेट जो रजिस्टर करते AA वही एलिजिबल होते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, जो कि डीम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है आपकी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूजी सीट्स है डीम यूनिवर्सिटीज की वो डोमिसाइल फ्री होती है और अनरिजर्व होती है। डोमिसाइल फ्री मतलब एक तरीके से ओपन है, आप सारे स्टेट की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास डोमिसाइल होना। और ये अनरिजर्व्ड है, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, जैसे कि SC ST OBC वगैरह के लिए जो अनरिजर्व सीट्स होती है, इस तरीके से जो उनका रूल है यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। तो डीम यूनिवर्सिटी का इस तरीके से जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये डीम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, तो इसमें इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग की सीक्वेंस किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखिए, AA CCC जो है ये ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए राउंड 1 कंडक्ट करवाती है। देन उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है। देन उसके बाद अगेन AA CCC ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए राउंड 2 होता है। देन उसके बाद स्टेट का उसी तरीके से अगेन AA CCC जो है राउंड 3 कंडक्ट करवाती है। देन उसके बाद स्टेट का आपका राउंड 3 होता है, जिसे मॉप अप राउंड भी कहते हैं। एंड AA CCC जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है कंडक्ट करवाती है, और उसी तरीके से स्टेट का आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपकी काउंसलिंग होती है आयुष कोर्सेज के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जनरली जो आपकी AA CCC काउंसलिंग होती है और स्टेट काउंसलिंग होती है, उनकी जो डेट से कभी भी कोइंसाइड नहीं होती है, यानी एक साथ दोनों की काउंसलिंग नहीं होती है। पहले आपकी AA CCC की होगी, देन उसके बाद आपके स्टेट राउंड्स होते हैं, स्टेट काउंसलिंग होती है उसके बाद। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, अब AA CCC काउंसलिंग स्कीम को हम फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये भी जो फ्लो चार्ट है ये आपके AA CCC पोर्टल से लिया गया है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर से। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपके इंफॉर्मेशन ब्राउजर से लिया गया है। अब सबसे पहले आप AA CCC पोर्टल पर विजिट करोगे, जो कि है www.AACCC.gov.in। इसके बाद आपको रजिस्टर करना है, फी वगैरह आपकी पे करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी, सिक्योरिटी अमाउंट एंड लॉक करना है आपके चॉइसेस को। अब आपकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी, किस तरीके से होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपको बस स्टेप्स देखना है। देन रजिस्ट्रेशन के बाद आप फर्स्ट राउंड में एनरोल होगे। उसके लिए आपको किस तरीके से सीट अलॉट करी जाएगी, तो देखिए लेफ्ट साइड में जो है नो, अगर आपको सीट अलॉट नहीं करी जाती तो उस केस में क्या सिचुएशन बनती है, और अगर आपको सीट अलॉट करी जाती है तो उस केस में आपकी क्या सिचुएशन बनती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उस केस में अगर कोई भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फ्रेश चॉइसेस आपको फिल करना है। उसी तरीके से राउंड 2 के लिए आप न्यू कैंडिडेट्स हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो, और आपने राउंड 1 में रजिस्टर करा है तो राउंड 2 के लिए आपको फिर से रजिस्टर नहीं करना है। देन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि डिस्प्ले होगी आपकी न्यूली एडेड वैकेंसीज एंड वर्चुअल वैकेंसीज। देन उसके बाद जो है राउंड 1 में जो आपने चॉइसेस फिल करे थी वो जो है इनवैलिड हो जाएगी, अगर आपको सीट नहीं मिली राउंड 2 के लिए। राउंड 1 के जो आपने चॉइसेस फिल करा है वो सारी इनवैलिड होगी। तो राउंड 2 के लिए ये जरूरी है सारे कैंडिडेट्स को कि वो फिर से फ्रेश चॉइसेस फिल करें, चाहे आपने न्यू रजिस्टर करा है या फिर आप पहले से ही राउंड 1 में अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तब भी आपको राउंड 2 के लिए फ्रेश चॉइस आपके फिल करना है।
तो आई होप कि ये वाला आपको पार्ट क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं यस वाले पार्ट पे। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो उस केस में क्या सिचुएशन बनती है। तो देखिए, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको अगर सीट नहीं चाहिए तो आप फ्री एग्जिट मिल जाती है, यानी यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये सेफ होता है। और देखिए, इफ नॉट रिपोर्टेड, अगर आपने रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करा है तो आप फ्री एग्जिट पर आप सीधा सीधा आपकी सीट छोड़ सकते हो। जस्ट इग्नोर करना है आपको, कहीं से कैंसिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना है। देन सेकेंड केस, अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो अगर मान लीजिए आपने रिपोर्ट कर लिया, आपने आपके एडमिशन फॉर्मेलिटीज सब कंप्लीट कर ली, तो उस केस में भी आपको फ्री एग्जिट मिल जाती है और आप जो है हायर कोर्सेज में कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है ये सेफ होता है। उसी तरीके से अगर आपको जो सीट अलॉटेड हुई है उस इंस्टीट्यूट से आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टडी। देन नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, अगर आपको अपग्रेड करना है आपके सीट्स को, आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको लगता है मुझे इससे अच्छी और यूनिवर्सिटी मिल सकती है, इससे अच्छा और कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो राउंड 2 के लिए। तो आप सीधे सीधे राउंड 2 में अपीयर हो जाओगे और इस केस में भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है सेफ होगा। देन नेक्स्ट राउंड देखते हैं हम, राउंड 2 में किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपकी सिचुएशन होती है। अब राउंड 2 की बात करी जाए तो फ्रेश चॉइसेस आपको फिल करना है। अब यहाँ पर राउंड 2 में आपको सीट किस तरीके से अलॉट होगी, या तो आपको अलॉट होगी या तो आपको अलॉट नहीं होगी। तो देखते हैं हम पहले तो, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हो रही है तो किन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट नहीं होगी, जिन्होंने अपग्रेड करवाया है, और सेकंड जिनको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है। तो बात करा जाए अपग्रेड वालों की, तो अपग्रेड नहीं हुई है और राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी उसको आप रिटेन नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फ्री एग्जिट मिल जाएगा। अब जो राउंड 2 के अनाउंसमेंट के, लेकिन ये जो है आपको राउंड 2 के अनाउंसमेंट के 5 डेज के अंदर अंदर ही बताना होगा। ठीक है, ये आपको ये डिसीजन 5 डेज के अंदर अंदर ही आपको लेना होगा। अब राउंड 2 में जिन कैंडिडेट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है वो डायरेक्टली थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से अब देखिए, थर्ड राउंड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा जो राउंड 1 और राउंड 2 के कैंडिडेट्स है, लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट्स है तो आपको एक फ्रेश रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन अवेलेबल है, यानी अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है, आपको वो सीट नहीं चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अब राउंड 2 में यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 2 में जो सीट मिली है उसको आपको छोड़ना है, विड्रॉ करना है, ये आप कर सकते हो। उस केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये लॉस हो जाएगा और ये आपको जो ये कमिटमेंट है आपको 3 डेज पहले देना है राउंड 3 के स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आपको राउंड 2 में सीट अगर अलॉट हो रही है तो उस केस में क्या आपके सिनेरियोज होते हैं। तो देखिए, आपको अपग्रेडेशन में, अपने फर्स्ट राउंड में जो अपग्रेडेशन में सीट डाला था तो आपको वो सीट मिल गई है सेकेंड राउंड में, तो आप आपने सीट ले लिया, अपने वो इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर लिए राउंड 2 में। तो आपको क्या करना है, अपने जो राउंड 1 में जो आपको सीट मिली थी वो इंस्टीट्यूट में आपको रिलीविंग फॉर्म आपको उस इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है कि हम ये सीट छोड़ रहे हैं, हमें उस कॉलेज में सीट मिल चुकी है उस तरीके से। देन सेकेंड, अगर आपको सीट मिल गई है, आप रिपोर्ट करिए, आपने जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें अपने एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली और उस तरीके से अगर आपका इस तरीके से आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो इस तरीके से राउंड 2 के सिनारियोज होते हैं। देन हम राउंड 3 देखते हैं। अब राउंड 3 की बात करा जाए तो राउंड 3 में किस तरीके से सीट अलॉट होगी, या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी या तो आपको सीट अलॉट होगी। अब अगर आपको मान लीजिए कोई सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 3 में तो आप डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो और उसमें आपको फिल करना है अपने चॉइसेस। अब देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना है। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कुछ रूल्स है, ये यहाँ पर ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। तो देखिए, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करा था बस वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो गए। कोई भी न्यू कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। देन जो चॉइसेस अवेलेबल है यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। अब
देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए AA CCC काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट करी गई है और ना ही स्टेट के थ्रू आपको कोई सीट मिली है तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट, राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, क्लियर एवरीवन। देन हम बढ़ते हैं, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट होती है तो उसमें आपका नो फ्री एग्जिट नहीं है आपका। अब देखिए, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है कोई इंस्टीट्यूट में तो आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एडमिशन हो गया। अब आपने सीट अलॉट हो गई है, आपका जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो आपने कंप्लीट करा, आपने रिपोर्ट नहीं करा। देखिए आपने रिपोर्ट नहीं करा, आपने सीट ऐसे ही छोड़ दी तो उस केस में आपको जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन आप एलिजिबल हो गए स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। अब ये तो थे राउंड 3 के लिए, अगर आपको सीट मिलती है और नहीं मिलती है तो उनके सिनेरियोज। अब हम देखते हैं राउंड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, जो कि राउंड 3 के बाद होता है और इसमें भी आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करना है। नेक्स्ट वैकेंसी राउंड की बात करा जाए तो अगेन यहाँ पर आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करना है। इस राउंड में सीट किस तरीके से अलॉट होगी आपको, या तो होगी या तो नहीं होगी। नहीं होगी तो यहीं पर आपका काउंसलिंग एंड हो जाता है। अगर आपको सीट अलॉट हो रही है तो फ्री एग्जिट नहीं होगी, या तो आपको सीट अलॉट हो गई है इस केस में आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आप रिपोर्ट कर लेते हो, उस केस में आपका एडमिशन हो जाता है। या अगर आपने रिपोर्ट वगैरह करने के बाद आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए डीम यूनिवर्सिटीज की जो थर्ड राउंड हो जाता है उसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स है यानी जो भी सीट्स बची हुई है ये AA CCC उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को वो सारे सीट्स भेज देती है। और ये सारे जो स्टे वैकेंसी राउंड जो होते हैं ये इंस्टीट्यूट लेवल पर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर अपना कंडक्ट करवाती है स्टे वैकेंसी राउंड, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले फ्री एग्जिट के रूल्स क्या होंगे ईच राउंड में। हर एक राउंड में आपके फ्री एग्जिट के रूल क्या होंगे, किस तरीके से आपका किस राउंड में सिक्योरिटी जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो लॉस हो जाता है। देन अगर लॉस हो रहा है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर लॉस नहीं हो रहा तो उस केस में आगे आप कौन से फर्दर काउंसलिंग में एलिजिबल होते हो और आपका सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है। तो ये टेबल की हेल्प से हम देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की बात करा जाए तो यहाँ पर अगर आपने फ्री एग्जिट कब होगा, या तो आपने सीट अगर ज्वाइन करा या तो नहीं करा तो यहाँ पर आपका फ्री एग्जिट हो जाता है। यानी फर्स्ट राउंड में आपका कोई भी सिक्योरिटी जो डिपॉजिट अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट, ये यहाँ पर लॉस नहीं होगा। और एलिजिबिलिटी की बात करा जाए तो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फर्दर, आगे जो भी काउंसलिंग होगी आप हर एक जैसे सेंट्रल स्टेट एंड यूटी सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। देन उसी तरीके से सेकेंड राउंड की बात करा जाए तो फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा। नो फ्री एग्जिट इफ ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन कर लिया सेकेंड राउंड में तो आपको कोई भी फ्री एग्जिट नहीं मिलता है। इफ ज्वाइन तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉस हो जाएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो नहीं होगा उस केस में। देन आगे आप हर एक काउंसलिंग स्टेप में आप एलिजिबल होते हो। आपको अगर नहीं ज्वाइन करा तो उस केस में आगे फर्दर काउंसलिंग स्टेप में अगर ज्वाइन करा तो अगर आपको रिपोर्ट करना है उस तरीके से। देन इसी तरीके से राउंड 3 की बात करा जाए तो नो फ्री एग्जिट अलॉटेड, राउंड 3 में कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा अगर आपको सीट अलॉट करी गई है। इफ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन एंड रिजाइन, आपका कब सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो लॉस हो जाएगा, अगर आपको सीट अलॉट करी गई और आपने ज्वाइन नहीं करी या फिर रिजाइन कर दी उस सीट पर तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है ये लॉस हो जाएगा। देन इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड इन थर्ड राउंड, आपको जो भी सीट है ये अलॉट करी गई थर्ड राउंड में तो आप एलिजिबल होते हो फर्दर काउंसलिंग में सेंट्रल स्टेट एंड यूटी में। अब देखिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की बात करा जाए तो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी अमाउंट होता है 10,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी का होता है 50,000। उसी तरीके से
फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड में अगर इस राउंड की बात करा जाए तो नो फ्री एग्जिट इफ सीट अलॉटेड। अगर सीट अलॉट हो गई है तो यहाँ पर आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलती है। यानी अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा और रिजाइन कर दिया उस सीट को, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है लॉस हो जाएगा, यानी आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है आप एलिजिबल होते हो स्टेट लेवल पर जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होते हो। और यहाँ पर देखिए नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर आपने राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में किसी भी इन तीनों में से अगर रजिस्टर करा है, देन एंड ओनली आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हो। आपको अगर स्टे वैकेंसी राउंड से अप्लाई करना है तो उस तरीके से नहीं होता है, कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस राउंड के लिए। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आपके रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट फी आपको कितना पे करना होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कितने फी जो है ये आपको पेड करना है, कौन से वेरियस फीस जो है वो आपको पेड करना है। तो फर्स्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, और सेकेंड होता है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी अमाउंट जो कि रिफंडेबल होता है। अब फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन फी की बात करा जाए तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस की एंड सेमी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एंड नेशनल इंस्टीट्यूट की, अगर हम कैटेगरीज में बात करा जाए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स की 1000 रुपीज है, एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज फी है। इसी तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले ऑल कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स की 5000 रुपीज फी है, और ये जो फी है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिटर्न नहीं करा जाएगा। सेकेंड, सिक्योरिटी अमाउंट की बात करा जाए तो ये यहाँ पर मेंशन करी गई है फीस आपके टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पर, जैसे कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशनल ऑल कैटेगरीज वालों की 10,000 रुपीज होती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ऑल कैटेगरीज वाले कैंडिडेट्स की 50,000 रुपीज होती है जो कि रिफंडेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो फी है आपको किस तरीके से वो टोटल आपको सबमिट करनी है, ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। तो जैसे कि मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करा जाए, अगर कोई कैंडिडेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से सीट ले रहे हैं तो उनको किस तरीके से फी करना होगा, टोटल 55,000 किस तरीके से, 5,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फी एंड 50,000 आपका सिक्योरिटी फी, ये दोनों मिला के टोटल हो जाता है आपका 55,000, और ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पे करना है। देन सेकेंड जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन है ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है उनके लिए उनको पे करना है, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1000 एंड जो आपकी सिक्योरिटी फी जो रिफंडेबल है वो 10,000, तो टोटल मिला के आपको 11,000 रुपीज फी पे करना है इस तरीके से। देन सेकेंड अगर क्वेश्चन की बात करा जाए, इफ कैंडिडेट विश टू अप्लाई बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी ही और शी नीड टू पे फी फॉर द बोथ। मतलब है कि अगर ऐसा कैंडिडेट जिनको ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना है, तो आपको क्या दोनों के लिए आपको फी सबमिट करना है, तो आंसर है नहीं। जिसका ज्यादा पेमेंट है, जैसे कि जिसकी ज्यादा फी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की ज्यादा है, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही फी करना है। ऑल इंडिया कोटा की जो 11,000 तक जाता है, आपको 11,000 नहीं करना है, आपको सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का पेमेंट करना है, जो कि होता है आपका टोटल 55,000 रुपीज आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके फी होगा रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लगा हो। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में देने की कोशिश करी है और सिंपल लैंग्वेज में, और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने